Assalamu alaikum students. We are going to start chapter 21 second year biology and name of the chapter is cell cycle. In this video lecture we will learn a lot of things which are very important, significant for the paper point of view, for the MDCAT and for different MCQs, short questions. इस चैप्टर में हम सेल साइकिल को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। बेसिकली सेल डिवीजन दो तरीक़ों से होती है, माइटोसिस और मियोसिस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे सेल साइकिल की डेफिनेशन, इसकी दो फेजेस, इंटरफेज़, माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ में आगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस से पहले ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा क्लेम है इंशाल्लाह ताला। तो देखें स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल। एक सेल पैदा हुआ, एक सेल प्रोड्यूस हुआ और वो आगे दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो गया। इस दौरान जो ड्यूरेशन है उसको सेल साइकिल कहते हैं। हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, the changes undergone by a cell which include three phases: period of growth, replication of DNA and cell division। यानी एक सेल जब बना है तो सबसे पहले उसका पीरियड ऑफ ग्रोथ शुरू हो जाएगा, वो ग्रो इन साइज करेगा, ठीक है। उसके बाद वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करेगा, वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करेगा, वो अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, कॉपीइंग करेगा और उसके बाद वो दोबारा डिवाइड हो जाएगा। तो तीन बेसिक फेजेस हैं, तीन पीरियड्स हैं जिसमें से हर सेल गुजरता है। एक पीरियड ऑफ ग्रोथ, देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड देन सेल डिवीजन। इन तीनों को कलेक्टिवली हम सेल साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो सेल जो डिवाइड होगा उसको पेरेंट सेल कहेंगे और डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनेंगे उनको डॉटर सेल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स पूछते हैं इनको डॉटर या डॉटर सेल्स कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि डॉटर से नस्ल चलती है, डॉटर डिवाइड होती है, औरत के यहाँ बच्चा होता है, तो इसलिए इन सेल्स को टेक्निकली देखा जाए तो डॉटर सेल्स इस वजह से कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, एक इंटरफेज़ और दूसरी माइटोटिक या एम फेज़। ये जो इंटरफेज़ है ये नॉन अपेरेंट डिवीजन है, यानी सेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, मेगा चेंजेस हो रही हैं, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, सेल अपने लिए एंजाइम्स सिंथेसिस कर रहा है, सेल अपने लिए डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है और इसके अलावा सेल स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, आरएनए बना रहा है। ये सेल सारे काम कर रहे हैं लेकिन सेल बज़ाहत डिवाइड नहीं हो रहा, ग्रो कर रहा है साइज़ में और बाकी उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। इसको नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी है माइटोटिक फेज़, जिसको एम फेज़, एम फॉर माइटोटिक। माइटोटिक या माइटोसिस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है डिवीजन। ये डिवाइडिंग फेज़ है, ये अपेरेंट डिवीजन है। ये वो फेज़ है जब सेल डिवाइड हो जाता है। माइटोटिक फेज़ इज़ दैट फेज़ ड्यूरिंग विच अ सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स, ठीक है जी। इसको माइटोटिक फेज़ कहते हैं या इसको एम फेज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इंटरफेज़ को इन डिटेल देखेंगे। ये नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन है, इस दौरान एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मेगा चेंजेस हो रही होती हैं सेल के अंदर। इसको पास्ट में मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता रहा, यानी एक सेल बना है, अब वो रेस्ट में चला गया और फिर वो डिवाइड होगा, लेकिन ये मिसलीडिंगली कहा जाता रहा, ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है। इस दौरान एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस दौरान एंजाइम्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रही है, डीएनए के बेस यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाए जा रहे हैं, तो चेंजेस हो रही हैं। सो इसको रेस्टिंग फेज़ कहना गलत है, इसको हम इंटरफेज़ कहेंगे, क्योंकि ये दो कंसेक्टिव माइटोटिक या माइटोसिस के दरमियान है, ये दो कंसेक्टिव माइटोटिक डिवीजन्स के दरमियानी स्टेज है, इसलिए इसको इंटरफेज़ कहते हैं। इंटरफेज़ मीन इन बिटवीन द टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज़। स्टूडेंट्स, हम इंटरफेज़ को तीन सब डिवीजन्स में तकसीम करते हैं। G1 फेज़, जिसको गैप 1 फेज़ कहा जाता है, यानी पहला इंटरवल, पहला पीरियड। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि एक सेल जब डिवाइड हुआ है ना, तो डिवीजन के बाद इंटरफेज़ शुरू हुई है और डिवीजन के पहले तक ये इंटरफेज़ रहेगी। तो सेल डिवाइड होने के फ़ौरन बाद कौन सी फेज़ में गया है? वो G1 फेज़ में गया, इसलिए ये पोस्ट माइटोटिक फेज़, पोस्ट बाद को कहते हैं, आफ्टर माइटोसिस, ठीक है।
G1 फेज़ के दौरान एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। सेल ग्रो इन साइज़, सेल साइज़ में इंक्रीज़ होता है। सेल अपने लिए इंजाइम्स सिंथेसाइज करता है। ज़ाहिर है सेल ने ग्रो होना है तो उसके लिए उसे इंजाइम्स चाहिए, उसने रेस्पिरेशन करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, तो उसको इंजाइम्स चाहिए। सेल अपने लिए इंजाइम सिंथेसिस कर रहे हैं G1 फेज़ में। सेल DNA बेस यूनिट्स बना रहे हैं। अब DNA बेस यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे मिल के DNA बनता है। चूँकि इंटरफेज़ की G1 फेज़ के बाद S फेज़ है, वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ DNA होनी है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA होनी है, तो DNA की रेप्लिकेशन के लिए DNA बेस यूनिट्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तो G1 फेज़ में ये भी होते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिन्होंने मज़ीद डिवाइड नहीं होना, वो G1 फेज़ के दौरान, ये MCQ पूछा जाएगा, ड्यूरिंग G1 फेज़ वो G0 फेज़ में, G0 फेज़ में चले जाते हैं। ये जो G0 फेज़ है ये वो स्टेज है जब सेल्स ने डिवाइड नहीं होना। अगर सेल ने डिवाइड नहीं होना तो वो एस फेज़ में नहीं जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ DNA करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने डिवाइड नहीं होना, उसको रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो G0 फेज़ में चला जाएगा। ये जो G0 फेज़ है ये डेज़, वीक्स और समटाइम लाइफ टाइम मतलब जारी रहती है एक सेल के अंदर। जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं या आई लेंस सेल्स हैं, ये एक मरतबा बन गए तो दोबारा इन्होंने डिवाइड नहीं होना, तो ये लाइफ टाइम के लिए G0 फेज़ में चले गए। कुछ हमारे स्किन सेल्स हैं जैसे, वो डेज़ या वीक्स के लिए गए, अगर हमें वाउंड हो जाए, कट लग जाए, तो स्किन ने रीजनरेट करना है, वहाँ पे दोबारा माइटोसिस हो जानी है, तो वो एस फेज़ में दोबारा जा सकते हैं। तो ये डेज़, वीक्स या लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। स्टूडेंट्स, G1 फेज़ के बाद आती है डिवाइडिंग सेल्स में, इफ अ सेल हैज़ टू डिवाइड, एस फेज़, एस फॉर सिंथेसिस। यहाँ पे DNA की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगी। हमने पढ़ा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक 20 चैप्टर में DNA की रेप्लिकेशन होगी, एक DNA से 2 DNA, जिससे क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के साथ एक उसकी कॉपी तैयार होगी जो उसके सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ अटैच्ड होगी, और उन दोनों कॉपीज़ जो एक दूसरे से प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं, उनको एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। जो एक दूसरे की कॉपीज़ हैं वो एस फेज़ के दौरान होती हैं। एस फेज़ के बाद अगली फेज़ है G2 फेज़। G2 फेज़ को गैप 2 फेज़, इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरफेज़ की तीसरी और आखिरी फेज़ है। इसके बाद दोबारा माइटोसिस होनी है, तो ये माइटोसिस की पहली फेज़ है, माइटोसिस से पहले वाली फेज़ है, इसलिए इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है। प्री मीन पहले, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस हो जानी है। स्टूडेंट्स, ये जो G2 फेज़ है, G2 फेज़ है, इस दौरान क्या होता है, सेल अपने लिए एनर्जी स्टोर करता है फॉर क्रोमोसोम्स मूवमेंट। अब जाहिर है आगे M फेज़ है, माइटोटिक फेज़ है, तब क्रोमोसोम्स ने मूव करना है। उस क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होगी, तो सेल एनर्जी स्टोर करेगा। माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स सिंथेसाइज की जाएंगी। हमें मालूम है कि ये जो माइटोटिक अपरेटस है, जिसमें 3 चीज़ें हैं, एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैं आगे चल के डिटेल में बताता हूँ, दूसरी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइबर्स, तीसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या पोलर फाइबर्स। ये तीनों RNA और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो प्रोटीन G2 फेज़ में सिंथेसाइज की जाएगी। माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने माइटोसिस करवानी है, जिन्होंने माइटोटिक अपरेटस बनाना है, जिसने क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, RNA और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स बनाए जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने वाले सब यूनिट्स, इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये थी इंटरफेज़ 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान वाली फेज़ को कहते हैं, जिसकी G1, S और G2 फेज़, अगर सेल ने डिवाइड नहीं होना तो G0 फेज़ में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद शुरू हो जाएगी माइटोटिक फेज़ या M फेज़। लफ्ज़ माइटोटिक का मतलब डिवीजन है, माइटोटिक से लफ्ज़ M फेज़ निकला है। ये माइटोसिस हो या मियोसिस, दोनों में ये माइटोटिक फेज़ होती है, यानी ये वो फेज़ है जब सेल डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स, माइटोसिस को डिफाइन करते हुए हमें 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। वन पेरेंटल सेल गेट्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, पहली चीज़। दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंटल एंड डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम, यानी पेरेंट सेल अगर हैप्लाइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लाइड होगा, पेरेंटल सेल अगर डिप्लाइड है तो डॉटर सेल्स डिप्लाइड होंगे। स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क ही ये है। अगर पूछा जाए सेल डिवीजन्स की 3 इकसाम, तो सेल डिवीजन 3 तरीक़ों से डिवाइड हो सकता है। एक, बाइनरी फिशन, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में होती है, वो यूकैरियोटिक में नहीं होती। यूकैरियोट्स के अंदर 2 तरीक़ों से सेल डिवाइड होता है। एक, माइटोसिस, जिसमें पेरेंटल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है।
दूसरी मियोसिस। मियोसिस लफ्ज़ का मतलब ही रिडक्शन है, डिमिन्यूट होना, तखफीफ होना, कम होना। उस दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है। माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है क्योंकि इसमें पेरेंट और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। स्टूडेंट्स, ये जो फेजेज़ है ना, G1, S, G2 और फिर M फेज़, हर फेज़ के बाद चेक पॉइंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जहाँ पे रोक के देखा जाता है कि क्या पिछली स्टेज सही तरीके से कंप्लीट हो गई है, तब नई स्टेज शुरू की जाती है या स्विच की जाती है। इनको चेक पॉइंट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है 24 आवर्स में। G1 फेज़ में 9 आवर्स लगते हैं। एस फेज़ में सबसे ज़्यादा टाइम 10 घंटे लगते हैं, 19 हो गए। G2 फेज़ में 4.5 घंटे लगते हैं, 23.5, पीछे रह गए 30 मिनट्स। माइटोटिक फेज़ सिर्फ 30 मिनट्स में होती है। माइटोटिक फेज़ में एक सेल दो में डिवाइड हो गया। पहले जो चल रही थी 23.5 घंटे तक, वो नॉन अपेरेंट डिवीजन थी, वो प्रीपरेशन हो रही थी फॉर डिवीजन। और जब प्रीपरेशन सारी कंप्लीट हो गई तो अब डिवाइड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं माइटोसिस की तरफ। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन दो तरीक़ों से हो सकती है, एक माइटोसिस, दूसरी मियासिस। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, मियासिस में 1 से 4 सेल्स बनते हैं, क्योंकि मियासिस 2 स्टेजेस में होती है। मियासिस 1 1 से 2, फिर मियासिस 2 2 से 4, तो 1 से 4 बन गए, राइट। माइटोसिस में 1 से 2, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स, और मियासिस में 1 से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरी बात, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर सेल में सेम रहता है। मियासिस में पेरेंट से डॉटर सेल्स बनते हुए क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। माइटोसिस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों तरह के सेल्स में हो सकती है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होना, जबकि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, जिसके नतीजे में हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस के दौरान मेल फीमेल में स्पर्म्स और ओवा बनने के दौरान मियासिस होती है, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, ताकि जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज हों तो वो डिप्लॉइड नंबर दोबारा बहाल हो जाए, रिस्टोर हो जाए। एक नया इंसान जो बने उसमें 46 ही हूँ, 46 या 46 92 ना हो जाए। तो ये डिप्लॉइड नंबर हर स्पीशी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मखसूस होता है हर स्पीशी के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए 46 है। अगर इससे अबव या बिलो होंगे तो वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होंगे, वो इंटरसेक्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही है माइटोसिस की। दिस इज दैट सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंटल सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एज वेल एज डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम। इट कैन टेक प्लेस इन डिप्लॉइड एज वेल एज हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाफ होता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब डबल होता है, हम कहते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है, उन सब में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। उन सब में 23 और 23 के 2 सेट्स हैं, एक सेट फादर से आया है, एक मदर से है, टोटल 46 है। और हमारे जो जर्म लाइन सेल्स हैं, जो हमारे गैमीट्स हैं, जो हमारे सेक्स सेल्स हैं, जो हमारे स्पर्म्स और एग्स हैं, फीमेल्स में एग्स और मेल्स में स्पर्म्स, इनमें क्रोमोसोम्स सिर्फ तो 23 होते हैं। इसको हैप्लॉइड नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, माइटोसिस को 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाता है। पहली कैरियोकाइनेसिस, कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं, काइनेसिस डिवीजन, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियाई 1 से 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ये देखें 1 से न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गए। इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन सेल, काइनेसिस डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जाहिर है जब न्यूक्लियाई 2 में डिवाइड हो गए, अब साइटोप्लाज्म अगर 2 में डिवाइड हो जाएगा तो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, ये जो कैरियोकाइनेसिस है पहले हम इसे पढ़ेंगे। इसकी 4 फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स देखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में माइटोसिस एक ही तरीके से होती है, या मुझे कहना चाहिए कैरियोकाइनेसिस एक ही तरीके से होती है। साइटोकाइनेसिस में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस टॉपिक में एग्जांपल लेंगे एनिमल सेल की, कि एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैरियोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, जब कैरियोकाइनेसिस शुरू होगी तो एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं। उन दोनों को मजमूई तौर पे जब वो एक जगह पे पड़े हुए हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। जूँ ही कैरियोकाइनेसिस शुरू होगी, सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये 2 में डिवाइड होंगे। बेसिकली ये एस फेज़ के दौरान 2 में डिवाइड हो चुके होते हैं। एक जो सेंट्रियोल है वो उसी एंड पे स्टे करेगा और दूसरा जो सेंट्रोसोम है वो माइग्रेट करके सेल की दूसरी तरफ चला जाएगा। इससे बाइपोलैरिटी कायम हो जाएगी, 2 पोल्स बन जाएंगे, एक पोल और दूसरा पोल। ये पहला
रेगुलर फंक्शन है, ये पहला रेगुलर प्रोसेस है, स्टेप है सेल डिवीजन की तरफ कि बाईपोलैरिटी कायम हो गई है। एक सेल ने दो में डिवाइड होना है तो दो पोल्स बन गए, दो एंड्स बन गए। तो स्टूडेंट्स एक सेंट्रोसोम इधर ही स्टे करेगा, यानी दो सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं, और एक सेंट्रोसोम अपोजिट एंड की तरफ माइग्रेट करके चला जाएगा, बाईपोलैरिटी कायम हो जाएगी। अब प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स में इनके एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनालोगस वो जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट और फंक्शनली सेम, काम वो भी यही करते हैं जो सेंट्रियोल्स करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ सेंट्रियोल्स काम क्या करते हैं। ये बेसिकली माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। स्टूडेंट्स माइटोसिस कराने वाला अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस में 3 डिफरेंट फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स शामिल हैं। सबसे पहली स्टूडेंट्स ये हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंट्रियोल से आउटवर्ड रेडिएट होती हैं, सेंट्रियोल से बाहर की तरफ ये निकलती हैं। इनके 2 काम हैं। एक, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एस्टर बनाती हैं, ASTER। एस्टर का मतलब होता है स्टार। ये ऐसे जैसे स्टार शाइन कर रहा हो ना तो उसकी रेज निकल रही होती हैं, ऐसे ही ये सेंट्रियोल से बाहर की तरफ रेडिएट कर रही है, इसलिए इनको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेंट्रियोल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके रखती हैं ताकि जब सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को अलग कर रहे हों तो वो खींच के एक दूसरे के करीब ना चले जाएं, तो ये उनको बाइंड करके। दूसरा, ये लेट टीलोफेज जो आखिरी स्टेज होगी उस दौरान ये सेल के इक्वेटर की तरफ सिग्नल्स सेंड करती हैं जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है। वो कैसे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। स्टूडेंट्स दूसरी किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं काइनेटोकोर, ये जो रेड कलर में। असल में ये जो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका सेंट्रोमेयर है, और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन काइनेटोकोर फाइबर्स को अटैचमेंट पॉइंट्स फ्राहम करती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो दूसरी किस्म के फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर पे मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन से ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट्स तीसरी किस्म की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर में इस पोल से रेडिएट होती हैं, इस पोल से रेडिएट होती हैं और आपस में ये इंटरडिजिटेट करती हैं। असल में जब क्रोमोसोम्स ने डिवाइड होना है तो काइनेटोकोर फाइबर्स पुल करेंगे, इधर वाला इधर पुल करेगा, इधर वाला इधर पुल करेगा, और ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक दूसरे को पुश करेंगी, पुश धक्का देना और पुल खींचना। तो धक्का देंगी ताकि सेंट्रियोल्स एक दूसरे के करीब ना हो जाए। जैसे हमने किसी चीज़ को उखाड़ना हो तो एक हाथ से धक्का लगाते हैं, दूसरे हाथ से खींचते हैं, तो वो आसानी से। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश ईच अदर वाइल दे इंटरडिजिटेट ड्यूरिंग द क्रोमोसोम मूवमेंट, और काइनेटोकोर फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल्स और शार्टन्स ये थिक होती हैं और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग। इन तीनों को कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन दोनों को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन दोनों को, माइस्ट्रल को स्पिंडल फाइबर्स में शामिल नहीं करते। रीज़न मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो शेप होती है ना, इस तरह की शेप, ये जो शेप नज़र आ रही है आपको, इसको स्पिंडल, उर्दू में तिकला। ख़वातीन जब चरखा काटती होती थी तो वो एक धागे का इस तरीके ऐसा जो दरमियान से थे और किनार से मोटा होता था, एक धागे का बनता था, उसको पंजाबी में मुड्डा, उर्दू में तिकला, इंग्लिश में स्पिंडल कहते हैं। ये स्पिंडल शेप है, ये शेप है एक, चूँकि ये दोनों फाइबर्स, एक काइनेटोकोर और दूसरे पोलर, ये शेप बनाते हैं, इसलिए इनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होगी। प्रोफेज पहली फेज है, प्रो मीन बिफोर, फेज मीन स्टेप और स्टेज, फर्स्ट स्टेज बिफोर स्टेज, फर्स्ट स्टेज। मेटा फेज, मेटा का मतलब अवे, नेक्स्ट, अहेड, अगला, फेज स्टेप, नेक्स्ट फेज। एना अपोजिट को कहते हैं, फेज स्टेप। चूंकि इस दौरान क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं इसलिए इसको एना फेज। टीलो फेज, टीलो टेल को कहते हैं, एंडिंग को कहते हैं, आखिरी को कहते हैं। टीलो फेज आखिरी स्टेज होती है इसलिए इसे टीलो फेज कहते हैं। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रोफेज। मैंने ये डायग्राम्स बनाई हैं, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एना फेज और ये टीलो फेज। 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, सेल का जब नॉन डिवाइडिंग सेल है ना तो उसमें क्रोमोसोम्स डीकंडेंस शक्ल में बिखरे पड़े होते हैं, फाइन थ्रेड्स की शक्ल में, बारीक धागों की शक्ल में। उन फाइन थ्रेड्स को क्रोमाटिन नेटवर्क कहते हैं या क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं। जो ही कैरियोकाइनेसिस शुरू होगी क्रोमाटिन नेटवर्क आपस में कंडेंस होगा, आपस में जुड़ेंगे और बाकायदा शक्लों में आ जाएंगे ताकि उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। उन बाकायदा शक्लों को क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्रोमाटिन ड्यूरिंग प्रोफेज क्या हुआ, क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स इन्होंने क्रोमोसोम्स के
काइनेटोकोर के साथ जुड़ना है। ये जब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, घुसेंगे, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स अप हो जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, बाकी जो साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर फ्लूइड है, ये जब दोनों मिक्स होंगे तो साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज क्या हुआ, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इंटरडिजिटेट हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया। जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुआ तो न्यूक्लियोलस, जिनकी जमा न्यूक्लियोलाई होती है, जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डार्क एरिया होता है जहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो बिखर जाते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जब मिक्स हुए तो साइटोप्लाज्म विस्कस हो गया। ये सारे काम होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। स्टूडेंट्स टीलोफेज प्रोफेज के बिल्कुल उल्ट होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, वहाँ पे क्रोमोसोम डी कंडेंस होके दोबारा क्रोमेटिन में चले जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। वहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुए थे, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाएंगी। वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ था, यहाँ पे दोबारा सेपरेट आउट हो गया। वहाँ पे एक सेल, एक न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई अपीयर हो रहे हैं। तो आपने याद रखना है प्रोफेज इज जस्ट अपोजिट टू टीलोफेज, या मुझे कहना चाहिए टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज इन माइटोसिस। स्टूडेंट्स दूसरी स्टेज है मेटाफेज। नेक्स्ट जो स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच हो चुके हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में अटैच हो चुके हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बांधा हुआ है। क्रोमोसोम्स को अलग करने से पहले सेल के इक्वेटर होता है खत्ते इस्तिवा, सेल का सेंट्रल पार्ट, वहाँ पे अरेंज किया जाएगा। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। आप 3 डायमेंशनल, जैसे एक सफ़ीर होता है, जैसे एक फुटबॉल होता है, उसको अगर रखें ज़हन में, तो सेल के दरमियान में क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाएगा। स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, माइटोसिस या मियासिस 2, मियासिस 2 भी माइटोसिस ही होती है, कुछ भी फ़र्क नहीं, चूँकि वो मियासिस 1 के बाद है इसलिए उसे मियासिस 2 कह देते हैं। उस दौरान यहाँ पे सेल के इक्वेटर के ऊपर एक एक सिंगल क्रोमोसोम अरेंज होके, एलाइन होके, लाइन अप होके मेटाफेज प्लेट, या इसको इक्विटोरियल प्लेट बोलते हैं, ये बनाएंगे माइटोसिस और मियासिस 2 में। मियासिस 1 में कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी दो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम उसका होमोलोग, दूसरा क्रोमोसोम उसका होमोलोग, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं, जिसको साइनेप्सिस कहते हैं, जिस दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ माइटोसिस हो या मियासिस 2, विच इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, विच इज़ एक्चुअली माइटोसिस। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज होता है, और मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट, चूँकि ये इक्वेटर खत्ते इस्तिवा सेंट्रल पॉइंट पे बनी है, इसलिए अब इसको सेंट्रल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये एक सफ़ीर है, ये एक सर्कल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट बनती है। अब ये बनती क्यों है स्टूडेंट्स, देखें, ये क्रोमोसोम इस एंड के करीब है, इस एंड से दूर है, ये काइनेटोकोर फाइबर लंबा है और ये छोटा है। अगर यहीं से ये डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक क्रोमोसोम है, तो अब एनाफेज में ये जो सेंटर मेरा ये ब्रेक होना है, एक क्रोमेटिड एक एंड पे, दूसरा दूसरे एंड पे जाएगा। अगर ये यहीं पे ये मेटाफेज प्लेट ना बनाए, यहीं पे डिवाइड कर लें, तो ये धागा लंबा है और ये छोटा है, तो ये लंबा जो है ये टूट जाएगा और दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स एक एंड पे मूव कर जाएंगे। सो डिवाइड और उनको पुल करने से पहले ज़रूरी है कि उनको सेल के सेंटर में लाया जाए, एक मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट बनाई जाए। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। एनाफेज अपोजिट। अब क्या हुआ, ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स थे इन्होंने पुल किया, इस एंड वाले ने इधर पुल किया, इस एंड वाले ने इधर पुल किया। जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इलांगेट हुए, ये जो काइनेटोकोर है ये शार्टन हुए, स्मॉलर हुए, और वो जो है वो इलांगेट हुए, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो सेंट्रोमेयर्स हैं, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो ब्रेक होगी। एक क्रोमेटिड एक पोल पे जा रहा है, दूसरा दूसरे पोल पे, चूंकि ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए इसको एनाफेज कहते हैं। ये मोस्ट क्रिटिकल फेज है, सबसे क्रिटिकल। अगर एमसीक्यू पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, तो एनाफेज। क्यों? क्योंकि इस दौरान डिवीजन होनी। अगर ये इक्वल डिवीजन ना हुई, अगर ये सही ब्रेकेज ना हुई,
एक एंड पे ज़्यादा क्रोमोसोम चले गए, दूसरे पे कम चले गए, तो इसको नॉन डिस्जंक्शन कहेंगे और इससे बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होंगे, कैंसर, ट्यूमर जैसे इश्यूज़ पैदा होंगे। स्टूडेंट्स, आखिरी फेज़ है टीलोफेज़ में, आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड पे पहुँच चुके हैं, वो अब डीकंडेंस होंगे। ये लफ्ज़ आपने कंडेंस यूज़ करना है, प्रोफेज़ में कंडेंस, यहाँ पे डीकंडेंस। क्रोमोसोम से क्रोमाटिन, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर, 1 से 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर और न्यूक्लियोलस उससे अलग हो जाता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन गए 4 फेजेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस की तो डिवीजन होगी, इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, एनिमल सेल जो होता है ना, इसके बाद सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक थिक, रिजिड, डेड सेल वॉल भी होती है। तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म की तकसीम और तरीके से होगी। प्लांट सेल में फ्रैगमोप्लास्ट बनेगा, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनेगी। मैं आपको बता दूं, जब लेट टीलोफेज होती है ना, यानी टीलोफेज के आखिरी स्टेजेस चल रही होती हैं, तो ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, ये सेल के इक्वेटर की तरफ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, हाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, हाउ अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स इन एनिमल सेल। तो वो जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, वो सिग्नल सेंड करेंगी लेट टीलोफेज के दौरान। ये एमसीक्यू है। और यहाँ पे होंगी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स। हमें मालूम है कि ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ये हमारे मसल्स में होती हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे मूवमेंट पैदा होती है। तो एक्टिन, मायोसिन यहाँ पे एक्टिवेट होंगी और वो एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनाएंगी। आप तसव्वुर करें ना, 3 डायमेंशनल एक फुटबॉल है, तो दरमियान में एक कंट्रैक्टाइल रिंग बन रहा है, जो ऐसे कंट्रैक्ट हो रहा है तो दरमियान से फुटबॉल अंदर को स्क्वीज़ हो रहा है, अंदर को पिंच हो रहा है। एक फरो, एक झरी सी, एक बार से दबाव अपीयर होगा और वो दबाव करीब आता आता एक सेल से 2 डिवाइड कर देगा। इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज डिवाइड करती हुई, कट करती हुई, एक को 2 में डिवाइड करती हुई, फरो, झरी, डिप्रेशन, गड़ा, तो ये क्लीवेज फरो। ये किसकी वजह से बना? ये कंट्रैक्टाइल रिंग की वजह से बना। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस ऐसे होती है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। अब हम चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। चूँकि प्लांट सेल के बाहर एक लार्ज, रिजिड, हार्ड, डेड सेल वाल है, तो प्लांट सेल को ऐसे पिंच करके, कंट्रैक्टाइल करके, कंट्रैक्ट करके दरमियान में ला इकट्ठा करना ईजी नहीं है, नहीं हो सकता। तो मेटाफेज के दौरान प्लांट सेल्स में गाल्जी वेजिकल्स इमिट होते हैं, वो सेल के इक्वेटर के ऊपर आके अरेंज होते हैं और एक पर्दा बना देते हैं, जिसको फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमो लफ्ज़ का मतलब होता है पर्दा, फ्रैगमो लफ्ज़ का मतलब होता है पार्टीशन, और प्लास्ट साइटोप्लाज्म से लफ्ज़ निकला है। जैसे हमने पढ़ा था डायाफ्राम हमारे इधर सीने के दरमियान में होती है, डाया टू फ्राम पर्दा। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो न्यूली डेवलप्ड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी और उनके अंदर जो मटेरियल है वो न्यूली डेवलप्ड सेल्स का सेल वाल बन जाएगी। स्टूडेंट्स, वो जो नई सेल वाल बनेगी उसको सेल प्लेट भी कहते हैं। न्यूली डेवलप्ड सेल वाल को सेल प्लेट भी कहते हैं। 1 से 2 सेल्स बन गए। ये था हमारा टॉपिक सेल साइकिल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंटरफेज देखी, माइटोटिक फेज देखी, एम फेज, माइटोसिस देखी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। ये थे हमारे टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड कैंसर। थैंक यू वेरी मच।